जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको सीडीपी का जो 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज सीटेट के लिए पढ़ा रहा था, उसमें ये नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ते हैं और आज जो क्वेश्चन होगा वह 120 प्लस के आगे होगा। या आप ही 4 सीरीज हो चुकी हैं, यानी 4 पार्ट हो चुके हैं। आज से आपका पार्ट 5 स्टार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। यानी 2009 शिक्षा का अधिकार आरटीए एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो किसकी वकालत करता है। समावेशी शिक्षा की, सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण की, मेन स्ट्रीम एजुकेशन यानी मुख्य धारा शिक्षण जो है आपका उसकी करता है, या फिर आपकी एकीकृत शिक्षा की बात ये करता है। तो देखिए, सेग्रीगेशन की बात हम करते नहीं हैं। और एकीकृत शिक्षा कब आई थी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि यह एकीकृत शिक्षा कब आई थी। और अगर बात करें बात किस पे करती है, तो ये बात करती है आपकी समावेशी शिक्षा पर। किससे बात करती है? समावेशी शिक्षा पर बात ये करती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। वह कौन सी धारा है? तो यह अभी देखिए, ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में बहुत ही समानता है। दोनों बार का जो क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो इसमें भी आंसर क्या होगा आपका? इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की इसमें भी आपकी बात की गई है। देखिए, जो आरटी एक्ट है वो 2009 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में यह लागू हुआ था, याद रखिएगा। एक शिक्षक को चाहिए कि एक शिक्षक को क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। देखिए, हम किसी भी पर्टिकुलर एक संस्कृति या समुदाय की बात नहीं करते, हम समग्र यानी सबको एक साथ लेके चलते हैं। यह हमारे संविधान में भी कहा गया है, तो यह गलत है। दूसरा, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक व विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। नहीं, हमें जो हमारे पास जो विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी पॉजिटिव वर्ड है, वह हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव है एक। तो इसको हम हमेशा पॉजिटिव में लेके चलते हैं, इसको आंसर नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो यह आपका राइट आंसर होगा। हमें डाइवर्सिटी, सभी को एक साथ लेकर चलना, सभी को महत्व देना है, चाहे वह जिस बैकग्राउंड से हो, जिस संस्कृति से हो, जिस समाज से हो। विद्यार्थियों की तुलना को अधिकतम करें। भाई सब तुलना तो करना ही नहीं, कंपैरिजन और सेग्रीगेशन ये सब निगेटिव वर्ड हैं। बच्चे प्रभावित रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो रोट लर्निंग आपका निगेटिव है, रोट लर्निंग करवाना ही नहीं है बच्चों को। दूसरा क्या है? श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करता है। नकल करने से कोई बच्चा प्रभावी रूप से सीखेगा नहीं, क्योंकि वह एक्टिव नहीं है, इसमें इनएक्टिव है। थर्ड क्या है? वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, एक्टिव है। बच्चा जहाँ भी एक्टिव होगा वो आंसर आपका हमेशा राइट होगा, अगर क्वेश्चन में निगेटिव नहीं पूछा है, नहीं लिखा है। लास्ट भी देख लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित, बच्चा कभी भी बच्चों को नियंत्रित नहीं करना है, शिक्षक को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बच्चों को कक्षा में प्रश्न यानी चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन क्लास। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। क्या बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करेंगे आप? नहीं, आप हतोत्साहित नहीं करेंगे। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। अनुमति देना चाहिए। पूछने से रोकना चाहिए नहीं। पूछने से आप बच्चों को नहीं रोकेंगे। यानी लास्ट जो है आपका पूछने के लिए प्रेरित करना। जी हाँ, हमें बच्चों को हमेशा पूछने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। वो अपनी जिज्ञासा कैसे प्रकट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कौन कितना जिज्ञासु है। क्रिएटिव माइंड होता है बच्चों का, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं हमेशा। तो
उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के लिए उन्हें मना नहीं करना बल्कि पूछने देना चाहिए और प्रोत्साहित भी करना चाहिए इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? देखिए प्रक्रिया नहीं है, खुद डैश दिया हुआ नहीं है, तो याद रखिए कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, यानी मीनिंगफुल लर्निंग किसके द्वारा घटित नहीं होगी। तो याद रखिएगा कौन सी एक नहीं है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, जी हाँ, अभ्यास करते हैं उससे क्या होता है, बच्चों को चीज़ें जल्दी से याद होती हैं। जितना अभ्यास करता है व्यक्ति, वो सुने ना करत करत अभ्यास वाला, तो संस्कृत में ये बोला भी गया है श्लोक। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, निर्देश एवं संचालन भी होना चाहिए। अन्वेषण एवं पारस्परिक, ये तो अपने आप में ही एकदम उम्दा, मतलब अगर केवल एक चुनना होता तो आप यही चुनते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है, तो मेमोराइजेशन या रिकॉल। मेमोराइजेशन यानी रट्टू तोता कंठस्थीकरण नहीं कराना है, ये हमारे लिए क्या है, निगेटिव है। ये आपका राइट आंसर यही होगा, डी वाला, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव, यहाँ नहीं के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो सही मिलान करना, आपको 4 मिलान दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही मिलान करना है। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होंगे, अधिगम सशक्ता सृजनात्मक बच्चे कैसे होंगे, उसके अलावा लास्ट है ADHD वाले बच्चे कैसे होंगे। तो इसके लिए पहले चलते हैं अपने प्रतिभाशाली बच्चों की बात करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होंगे, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होगी, या मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं, या आसानी से विचलित होने की आदत है, या शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। तो पहले का क्या होगा, डी, सीखने से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है, उनमें शीघ्रता से वो किसी बातों को सीख सकते हैं। सेकंड की बात करते हैं, क्या है, अधिगम आसक्तता। तो किसमें अधिगम यानी सीखने में कौन आसक्त होगा, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, क्या उनके धारा प्रवाह पढ़ने में कमी आएगी? तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा शुरू में ही, तो पहले का डी, दूसरे का ए। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, सृजनात्मकता, मूल समाधान के बारे में सोच सकता है, सृजनात्मक होगा ऐसा बालक क्या, कि वो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है? जी हाँ, सृजनात्मक क्रिएटिव होगा। और आसानी से विचलित होने की आदत किसमें होती है, ADHD बच्चे आसानी से विचलित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ये होगा, हमने पहले का डी देखा था, दूसरे का है, तीसरे का बी और चौथे का सी। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आ रहा हो तो। बच्चों की गलतियाँ क्या होगा, इसके बारे में, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। भाई साहब बार बार अभ्यास कराएंगे, उसे मेमोराइजेशन करवाएंगे क्या केवल? देखिए केवल बार बार अभ्यास का, केवल अभ्यास होता तो चल भी सकता था, लेकिन बार बार अभ्यास ही कराएंगे केवल। थर्ड है कि अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देता है। जी हाँ, गलतियाँ करेगा तभी तो सीखेगा, गलतियाँ करेगा ही नहीं जो सीखेगा कैसे? तो राइट आंसर इसका यही है। महत्वहीन कभी होगा नहीं, और लापरवाह बच्चों को आप कह नहीं सकते। बच्चे तो भाई साहब देखो भगवान हैं, ज़्यादा कुछ कहोगे तो तुम ही लपेटे जाओगे, बच्चे नहीं। मूल्यांकन यानी असेसमेंट को क्या होता है, असेसमेंट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है कि केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, तो रॉन्ग है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी केवल ऑब्जेक्टिव टाइप, गलत है। केवल एक ही प्रकार का मूल्यांकन होगा, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि क्या है, यह एक सतत प्रक्रिया है मूल्यांकन। तो राइट आंसर इसका ए होगा, जिसमें क्या था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए मूल्यांकन, ना कि अलग से होना चाहिए या केवल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, कंस्ट्रक्टिव फ्रेम लर्निंग इज क्या है, एक पैसिव और एंड इंडिविजुअलिस्टिक, यानी एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक होगा, या फिर आपका जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया होगी, या अनुभव के परिणाम के रूप व्यवहार होगा, या तो लास्ट एक सक्रिय एवं सामाजिक होगा। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण है ना, तो जाहिर सी बात है एक्टिव होगा बच्चा। जो संरचनात्मक होगा, क्रिएटिव होगा या एक्टिव होगा वो बच्चा हमेशा। जब शिक्षक को
विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है। यानी जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास बंद कर देंगे। क्या ऐसा होगा कि वो निष्क्रिय हो जाएंगे? नहीं। का उत्साह भंग हो जाता है? नहीं भाई, उत्साह क्यों भंग करा दोगे किसी का। इसमें पूछा गया था कि स्टूडेंट एंड देयर एबिलिटी, उसमें क्या एबिलिटी होगी ना, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं उस समय। कब? जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी भी सीखने के लिए उत्सुक और ज़्यादा उत्सुक होंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और दिखना है ना अपने आप को, जो मतलब यह जो आकर्षण मिल रहा है, जो पॉजिटिव थिंकिंग मिल रही टीचर की तरफ से, पॉजिटिव रिस्पांस जो मिल रहा है कि हाँ मतलब आप अच्छे हैं, तो इसके लिए फिर वो स्टूडेंट जो हो और अच्छा रिस्पांस देने के लिए प्रेरित होगा और खुद से मेहनत करेगा। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करेगा। कैसे एक शिक्षक बच्चे को समस्या समाधानकर्ता के रूप में प्रोत्साहित करेगा, कैसे वो समस्या को हल करने वाला बने, ना कि समस्या के लिए केवल पूछने वाला, खुद से उससे मेहनत करने वाला, उसको सॉल्व करने वाला बने। इसके लिए कैसे प्रोत्साहित करेगा। तो इसके लिए पाठ्य से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, जो भी पाठ्य पुस्तक है उसके एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करेगा, या फिर पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देगा, या फिर थर्ड है आपका इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बच्चे को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जी हाँ, मल्टीपल फैक्टर सोचने के बारे में प्रोत्साहित करता है ऐसा टीचर जो होता है, ना कि किसी एक ही फैक्टर के बारे में, केवल एक ही बिंदु पे सोचने को नहीं कहता है। पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर इससे बच्चा क्यों प्रोत्साहित होगा। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला है निगमनात्मक यानी डिडक्टिव मेथड होगा, या अधिगमकर्ता केंद्रित विधि लर्नर सेंटर मेथड है, या ट्रेडिशनल मेथड है, या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट है। तो इस उपागम की बात की जाए तो इस उपागम में क्या है, अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया भी करता है। इसमें यह क्या है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है, लर्नर सेंटर्ड है। ये सीखने के केंद्रित जो अधिगम करता है उसकी केंद्रित विधि को कहते हैं। या इसमें और बात करेंगे तो बच्चे के बैठने की व्यवस्था कक्षा में बच्चों के क्रियाकलाप के अनुसार होती है इसमें, और इसमें जो होता है सभी अधिगम विधियाँ और व्यूह रचना व्यक्तिगत विद्यार्थी की आवश्यकताओं का आधार भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। यानी आपको किसी कार्य को करने में आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं उस कार्य के प्रदर्शन में अच्छे नहीं हैं, तब आप बिना प्रयास किए ही उसे छोड़ देते हैं। तो यह किस सिद्धांत को दर्शाती है, इसमें दिया है। पहला दिया है कि संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, बात ही नहीं की गई है अनुवांशिकता और पर्यावरण की। यहाँ पे बात की गई है कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। जी हाँ, मतलब सोचना और आपकी इमोशन ये अलग नहीं हो सकते, एक व्यक्ति का एक ही होता है, इस दोनों एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं, ना कि सेपरेट होते हैं। आपकी सोच, आपकी संवेग, जो आपकी सोच है वो उसमें दिखेगी ही दिखेगी, आपकी जो इमोशंस हैं वो आपके सोच में, संज्ञान में दिखेंगे ही दिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है, सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी है। देखिए, सबसे अच्छा समाजीकरण का माध्यम पूछा गया है, तो आप क्या अगर फैमिली की बात करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, अगर आप यहाँ पे
फैमिली की बात करते हैं। कौन सा इसमें पूछा गया, सोशलाइजेशन का अच्छा माध्यम है सबसे, तो फैमिली को आप जानते हैं, सब बच्चा सबसे पहले क्या होता है अपने परिवार से सीखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप फैमिली में चले जाएंगे, क्योंकि ये सब सेकेंडरी में जाएगा, सरकार वगैरह मीडिया वगैरह। सबसे पहले क्या होता है, फैमिली। पहला विद्यालय भी बच्चों का क्या होता है, फैमिली ही होता है। और नैतिकता बच्चे कहाँ सीखते हैं, अपने फैमिली से सीखते हैं। ईवीएस में मैंने पढ़ाया, ईवीएस की पेडागोगी में क्वेश्चन आता है। जिन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। देखिए जिन प्याजे से हर उसमें क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कोई भी सेट होगा। तो जिन प्याजे वगैरह, वाइगोस्की वगैरह, इन सबकी, ब्रूनर, स्किनर, सबकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। कौन सी थ्योरी आपको पढ़ना बता दीजिएगा, उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा जो आपको समझ में ना आ रही हो। जिन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से क्या बेहतर होती है, या उनका प्रस्ताव है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या प्रस्ताव है, या फिर बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या कहा है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो जिन प्याजे के सिद्धांत की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी राइट आंसर क्या है, सी होगा। पियाजे कहते हैं कि प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके से प्रभावित होती है। इन्होंने क्या 4 स्टेज में बांटा भी है, जैसे इन्फेंटी, जन्म से 2 वर्ष, फिर इन्होंने इसके आगे बोला है बाल्यावस्था, ये आपकी कब से आती है, 3 से 7, फिर 7 से 11 है, फिर 12 और अबव है, 11 एवं उससे अबव है। तो 4 स्टेज में इसको बांटा भी है, इसको आप ज़रूर याद करके जाइएगा, डायरेक्ट स्टेज भी पूछता है। जेंडर क्या है, व्हाट इज जेंडर, एक मनोवैज्ञानिक संरचना है, सामाजिक की, आर्थिक एवं जैविक। तो जाहिर बात ना मनोवैज्ञानिक होगी और ना ही आर्थिक होगी, आपको राइट आंसर चुनना है, या तो सोशल है या तो बायोलॉजिकल है। तो याद रखिएगा जो जेंडर होता है वह आपका हमेशा सोशल संरचना होती है, ओके। लेकिन सेक्स जो होता है वो आपका बायोलॉजिकल संरचना होती है, जैविक निर्धारण होता है। लेकिन जेंडर जो होता है यह समाज द्वारा दी गई संरचना है, यानी सोशल। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, इसमें से कौन जो है विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, संवेगात्मक, बौद्धिक या आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कभी होगा नहीं, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चला गया आध्यात्मिक। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व यानी स्व, सेल्फ हो जाएगा, या फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है और फिर से आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है आपका कि बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। क्या बुद्धि एक स्थायी परिवर्तन है? यह बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। क्या अनुवांशिक है बुद्धि? केवल आनुवांशिक रूप से ही बुद्धि डिपेंड करती है, या फिर बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं, जो कि आपके हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत भी दिया है, क्या ये होगा? या फिर बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, तो आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने भी इसकी वकालत की है, उन्होंने यही बात कही है। मल्टी फैक्टर, मल्टी डायमेंशनल होती है बुद्धि, सॉरी मल्टी फैक्टर नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? एक प्रगतिशील शिक्षा जो होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसमें बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? बच्चे निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होंगे तो प्रगति कैसे होगी? सक्रिय होगा, जी हाँ, यही राइट आंसर है कि खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, बल्कि बच्चे क्या हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर हैं, बच्चे सक्रिय अन्वेषक हैं, अपने आप को बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? लेव वाइगोस्की, देखिए जिन प्याजे हो गया, वाइगोस्की, ये सब आता रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर बात की जाए तो एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है।
कैसी है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो यह क्या है, सोशल है। कैसी है, वाइगोत्स्की सोशल की बात करते हैं सोशल के बारे में, तो याद रखिएगा हमेशा सोशल रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है आपका, या फिर विलंबित अनुकरण है, या विचारों की अनुक्रमणीयता है, या फिर वर्तुल प्रतिक्रिया है। तो इसमें क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी है, यानी विचारों की अनुक्रमणीयता है। इसमें आप देखेंगे तो आप जब भी उसमें जाएंगे, देखिए लक्ष्य निर्धारित व्यवहार हो या डेफर्ड इमिटेशन हो, ये आपका जो 4 स्टेजेस दी गई हैं जिन पियाजे द्वारा, उसी से क्वेश्चन आया हुआ। तो स्टेजेस बहुत ज़रूरी हैं, मैं आपको चाहे तो करा दूंगा, आप बता दीजिएगा। बहुत ही सब स्टेजेस जितनी भी उनमें जितना भी दिया है एक एक लाइन लिखा दूंगा, और उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। बच्चों को उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल अनुवांशिकता के द्वारा, तो क्या अनुवांशिकता हेरेडिटी के कारण होता है? केवल नहीं, गलत। या फिर बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा व अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। क्या केवल सीमित करेगी? यहाँ पे सीमित होगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंड देना चाहिए। बच्चों को कब तक आप केवल दंड के रूप में देंगे या केवल पुरस्कार करके अभी प्रेरित करेंगे, तो बच्चा एक्सटर्नली होगा ना कि इंटरनली होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपको, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते तथा सीखने में सक्षम होते हैं। जी हाँ, बच्चे नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं अपनी चीज़ों को सीखने के लिए और लड़ने के लिए, वो हमेशा कैपेबल होते हैं। तो उन्हें बाहरी दंड और ये जितना भी आप टीम टाम देते हैं, टॉफी वॉफी, ज़रूरत नहीं होती है हमेशा। कभी कभी पुनर्बलन की कभी कभी चीज़ें दी जाती हैं, ना कि हमेशा। नहीं तो बच्चा क्या हो जाएगा, बाहरी रूप से हो जाएगा, आंतरिक नहीं होगा, आंतरिक सीखेगा नहीं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। कैसे है? अधोगामी और शीर्षगामी प्रॉक्सिमोडिस्टल है कि सेफ्लोकॉर्डल है। उसके अलावा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है कि फाइन मोटर डेवलपमेंट है। इसमें नेक्स्ट बात करी जाएगी, तो नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि फाइन मोटर डेवलपमेंट है या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है। लास्ट जो है आपका वह शीर्षगामी या अधोगामी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह आपका होगा कि यह ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट है, क्योंकि चालक विकास की दर पूछा गया है। इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट सीक्वेंस ऑफ मोटर। तो पहले क्या होगा, ग्रॉस यानी समग्र रूप से। पहले बच्चा क्या होता है, किसी चीज़ को पूरा देख के मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर वह उंगलियों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो पहले क्या होगा, आपका ग्रॉस आएगा, फिर आपकी फाइन मोटर स्किल्स बढ़ेगी। आपने खुद छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करिएगा, पहले वह पूरा हाथ से मतलब पूरी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करता है, धीरे धीरे वह कलम पकड़ना बाद में सीखता है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? जो वयस्कता यानी कहाँ से अब एडल्टहुड चालू होता है, स्टार्ट होता है, उसकी पहल जो करती है, उस अवधि की बात की जा रही है, उस अवधि को क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था तो गलत है, यहाँ से कोई बात ही नहीं होगी। पूर्व ऑपरेशनल पीरियड में भी नहीं है, इंड चाइल्डहुड भी नहीं, यहाँ से तो आपका एडोलसेंस चालू होगा। लेकिन एडोलसेंस इसके बाद एडल्टहुड चालू होता है, जो आपकी 18+ से स्टार्ट होती है। तो आपका ये कहाँ तक है, ये 12 से 18 है। उसके बाद 18+ क्या है, एडल्टहुड की शुरुआत होती है, वयस्कता के शुरुआत होती है। उसके बाद जिन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। मतलब बच्चे क्या दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, केवल की बात तो ऐसे नहीं की गई है। और को उद्दीपन को अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा कि विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। या थर्ड है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करके विशेष तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। या लास्ट है
देखिए एक्टिवली आ गया ना, तो आप यहीं से आंसर समझ जाया करिए कि सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। इसमें सबसे उचित आंसर डी होगा। ओके, लेव वाइगोस्की देखिए फिर से आया, यानी जिन प्याजो लेव वाइगोस्की से 30 में से कम इन्हीं दोनों से मिला के आपके 6-7 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे मिनिमम। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? मतलब ये क्वेश्चन देखिए कल भी आया था कि लेव वाइगोस्की अपने जो बच्चे मौखिक संवाद स्वयं से कहते हैं उनको क्या कहेंगे? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ऐसे ही ईगोसेंट्रिक कौन कहता है? जिन प्याजे कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछेगा ही, 100% गारंटी इस चीज़ की। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबोधित करना क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता या जेंडर आइडेंटिटी की बात यहाँ की जा रही है। तो ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता, यानी क्या? लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी, और मतलब ये सब जो रूढ़िवादिता की मतलब चीज़ें हैं, लड़के बाल नहीं बड़ा कर सकते हैं, ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है वह क्या होगा? उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, हमें कई बच्चों का उपेक्षा नहीं करना, इग्नोर करना ही नहीं करना है, बिल्ड ऑन करना है या उन्हें अस्वीकार करना है? तो बिल्ड ऑन करना, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना है, ना कि उनकी अवहेलना करनी है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल में भेज दिया जाएगा। तो कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? यानी वह किस बात की, कौन सी अवस्था के अंतर्गत यहाँ पे वह आएगा? पहला है सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास की बात करता है क्या? नहीं, यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा है। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की बात कर रहा है। जी हाँ, वह पनिशमेंट की बात करता है क्वेश्चन में। देखिए दंड, अगर वह मतलब पकड़ा जाएगा तो उसे दंड मिलेगा, तो वह इसकी बात कर रहा है, ना कि यंत्रीय उद्देश्य और सार्वभौमिक इनकी बात नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास का। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इससे जुड़े नेक्स्ट वीडियो तुरंत पता चल जाएगा जैसे ही मैं अपलोड करूँगा। और आप अच्छे नंबर 30 आउट ऑफ 30 की गारंटी यहाँ से आप मान के चलिए है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।